अध्याय 6 एक अलिखित जीवन। सन 1943 में मेरे पिताजी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की सीमा पर स्थित चंडीगढ़ नामक गांव की छोटी सी डिस्पेंसरी में युवा चिकित्सक के रूप में नियुक्त थे। वहां वर्ष में 8 महीने निरंतर वर्षा होती रहती है और शेष 4 महीनों में वृक्षों की कटाई का कार्य होता है। गांव चारों ओर से घने जंगल से घिरा था, जिसकी आबादी नगण्य थी। चूंकि ब्रिटिश अधिकारी जंगल में शिकार करने जाते थे, अतः उनकी सुविधा के लिए एक छोटा क्लिनिक खोला गया था। कोई भी ग्रामीण वहां नहीं जाता था, क्योंकि वे स्थानीय दवाओं एवं जड़ी बूटियों को प्राथमिकता देते थे। इस तरह उस क्लिनिक में मेरे पिता को छोड़कर कोई और व्यक्ति नहीं था। अपने स्थानांतरण के 1 सप्ताह पश्चात मेरे पिताजी वहां उबने लगे। उन्हें पुणे के जीवंत शहर से उठाकर इस निर्जन एवं एकांत स्थान पर पटक दिया गया था। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था। उनका एकमात्र साथी दीवार पर टंगा कैलेंडर था। कभी कभी वे टहलने के लिए बाहर निकल जाते, परंतु जंगल में बाघों के गुर्राने का शोर सुनकर डर जाते और यथाशीघ्र अपने क्लिनिक में लौट आते थे। उनके लिए रात में डरकर बाहर न निकलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि जमीन पर अक्सर सांप रेंगते दिखाई देते थे। सर्दियों की एक सुबह अपने मुख्य द्वार के बाहर उन्होंने किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनी। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की से झांका। उन्होंने देखा कि उनके बरामदे में एक मादा शेरनी अपने बच्चों के साथ पांव पसारे ऊंघ रही थी। डर के मारे पिताजी ने सारा दिन द्वार नहीं खोला। दूसरे दिन उन्होंने केवल खिड़की से झांककर देखा तो बरामदे की छत पर सांपों को रस्सियों की तरह लटकते पाया। मेरे पिताजी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि शायद किसी गलती की सजा के तौर पर उनका इस गांव में ट्रांसफर किया गया है। इसके बावजूद वे स्थिति को बदल नहीं सकते थे। एक रात जल्दी भोजन करके वे केरोसिन लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रहे थे और बाहर भीषण वर्षा हो रही। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वे चकित होकर सोचने लगे, इस समय कौन हो सकता है। द्वार खोलने पर ऊनी कंबल में लिपटे 4 लठैतों को सामने पाया। वे मराठी में बोले, डॉक्टर साहब, अपना बैग उठाइए और फौरन हमारे साथ चलिए। मेरे पिताजी को उनकी देहाती मराठी साफ समझ में नहीं आई। वे विरोध करते हुए बोले, क्लिनिक बंद हो चुका है और जरा समय तो देखिए। वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें धकेलते हुए चीख कर बोले, आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ चलिए। वे गूंगे मेमने की तरह उनके पीछे जाकर प्रतीक्षारत बैलगाड़ी में बैठ गए। घनी काली रात और मूसलधार वर्षा के बीच वे किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे। उन्हें महसूस हुआ कि यात्रा में समय लग सकता है। अपने बचे खुचे साहस के साथ उन्होंने पूछा, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ घंटों बाद बैलगाड़ी एक स्थान पर पहुंचकर खड़ी हो गई। लालटेन की रोशनी में एक आदमी उन्हें लेकर चल पड़ा। पिताजी ने आसपास नजर दौड़ाई तो धान के खेतों के बीच उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। घर में प्रवेश करते ही एक महिला का स्वर सुनाई दिया, आइए आइए, मरीज इधर इस कमरे में है। उस गांव में आने के बाद पहली बार उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। रोगी लगभग 16 वर्ष की एक युवा लड़की थी। उसे प्रसव वेदना हो रही थी और उसके समीप एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसे देखकर पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दूसरे कमरे में जाकर उसके परिवार वालों को समझाया, देखिए, मैं पुरुषों की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर हूं और मुझे डिलीवरी कराने का कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। आपको हर हाल में किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना होगा। परिवार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अन्य कोई विकल्प नहीं है। जो भी जरूरी हो सब आपको ही करना होगा और हम आपको अच्छा पैसा देंगे। बच्चा जीवित या मृत किसी भी दशा में पैदा हो, परंतु लड़की को जरूर बचाना होगा। पिताजी ने तर्क देते हुए कहा, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है। मेहरबानी करके अब आप मुझे जाने दीजिए। लठैतों ने पिताजी को लड़की के कमरे में धकेला और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। पिताजी डर गए। वे जान गए कि अब कोई चारा नहीं है। उन्होंने कुछ प्रसूतियों में अपने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ सहायक के तौर पर काम किया था, इससे अधिक कुछ नहीं। वे नर्वस होकर अपने अतीत के अनुभव को याद करने लगे और उनकी चिकित्सा भावना जाग उठी।
कमरे में कोई मेज भी नहीं थी, अतः उन्होंने बूढ़ी औरत को पुआल की गट्टर लाने का संकेत दिया ताकि अस्थाई मेज बनाई जा सके। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से रबड़ की शीट निकालकर पुआल के गट्ठरों पर डाल दी। उन्होंने लड़की को उसके ऊपर लेटने और बूढ़ी औरत को पानी गर्म करने की हिदायत दी। तब तक मरोड़ समाप्त हो चुकी थी और लड़की पसीने से बुरी तरह भीग चुकी थी। यही दशा डॉक्टर की भी थी। लड़की ने रोते हुए निरीह भाव से कहा, आप मत बचाइए मुझे, मैं सारी रात इतनी पीड़ा नहीं सह सकती। तुम कौन हो? मैं यहाँ के बड़े जमींदार की बेटी हूँ। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उनके लिए अंदर कुछ सुन पाना कठिन था। चूंकि हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए दूर के कस्बे में भेज दिया। वहां मुझे अपनी कक्षा के एक सहपाठी से प्यार हो गया। पहले मुझे मेरे गर्भवती होने का पता नहीं चला, परंतु ज्ञात होने पर मैंने उसकी सूचना गर्भस्थ बच्चे के पिता को दी, जो तत्काल भाग खड़ा हुआ। घटना की जानकारी मेरे परिवार वालों को होने तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मेरे घर वालों ने भगवान भरोसे मुझे इस अज्ञात स्थान पर भेज दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। तेज मरोड़ उठने के कारण वो खामोश हो गई। कुछ मिनटों बाद उसने कहा, डॉक्टर, मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद मेरे परिवार वाले उसे मार डालेंगे और मेरी जमकर पिटाई करेंगे। उसकी आंखें भर आई तो उसने पिताजी का हाथ थामते हुए कहा, मेहरबानी करके मुझे अब मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़ दीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ। पिताजी को शुरू में कुछ समझ नहीं आया कि उसकी बात का क्या जवाब दें। तत्पश्चात उन्होंने उससे बड़ी सहजता से कहा, मैं एक डॉक्टर हूं और ये जानते हुए कि मैं मरीज को बचाने के लिए कुछ कर सकता हूं, उसे किसी भी स्थिति में मरने नहीं दे सकता। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने में हतोत्साहित मत करो। लड़की चुप हो गई। प्रसव पीड़ा तीव्र, डरावनी एवं लंबी, फिर भी पिताजी बूढ़ी स्त्री की सहायता से डिलीवरी कराने में सफल रहे। युवती उस यातना से त्रस्त और पसीने से सराबोर हो गई। निराशा में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यहाँ तक कि उसने बच्चे को देखने की इच्छा भी व्यक्त नहीं की। सकुचाते हुए केवल इतना ही पूछा, लड़का है या लड़की? बच्चे की जांच करके पिताजी ने उत्तर दिया, लड़की है। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, ये भी लड़की है। परिवार के पुरुषों की क्रूर प्रताड़ना के कारण इसका जीवन भी मेरे जैसा ही होगा और इसका तो कोई पिता भी नहीं होगा। वो जोर जोर से सुबकने लगी, परंतु पिताजी बच्चे के साथ व्यस्त थे, अतः उसकी बात नहीं सुन सके। अचानक उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, बच्ची रो क्यों नहीं रही है? कोई जवाब न पाकर वो बोली, यदि वो जीवित न हो तो मुझे खुशी होगी। ये एक अभिशप्त जीवन जीने से बच जाएगी। पिताजी ने बच्चे को उल्टा लटकाकर हल्की सी थपकी दी और तत्काल बच्ची के रोने की तेज आवाज से कमरा भर गया। उन लोगों ने द्वार खोल दिया और पिताजी से बोले, डॉक्टर, जाने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको वापस पहुंचा देंगे। पिताजी ने रोगी को अच्छी तरह साफ किया और उपकरण एकत्रित करके अपना बैग बंद कर लिया। बूढ़ी महिला कमरे की सफाई करने लगी। पिताजी ने दुखी लड़की से कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस बच्चे को लेकर यहां से भाग जाओ। पुणे जाकर वहां पुणे नर्सिंग स्कूल के बारे में पूछना। वहां तुम्हें गोखले नामक एक क्लर्क मिलेगा और उससे कहना कि RH ने तुम्हें भेजा है। वो नर्सिंग कोर्स में प्रवेश दिलाने में तुम्हारी सहायता करेगा। कुछ ही समय में तुम नर्स बन जाओगी और अपना स्वतंत्र जीवन जी सकोगी, इस योग्यता के साथ कि तुम्हारे अंदर अपनी जरूरतों को पूरा कर पाने की क्षमता है।
अपनी बेटी को गर्व से बड़ा करो। इसे कहीं भी त्याग देने की हिम्मत न करना, वरना ये भी अपना जीवन तुम्हारी तरह कष्ट में बिताएगी। तुम्हारे लिए यही मेरा सर्वोत्तम सुझाव है। लेकिन डॉक्टर, मैं पुणे जाऊंगी कैसे? मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो है कहाँ। यहां से निकटस्थ शहर बेलगाम जाना और वहां से पुणे जाने वाली बस में बैठ जाना। पिताजी उसे अलविदा कहकर कमरे से बाहर आ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें 100 रुपए दिए। डॉक्टर, डिलीवरी में लड़की की मदद करने के लिए ये आपकी फीस है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, यहां जो कुछ भी हुआ उसके विषय में एक शब्द भी मत बोलना। यदि आपने मुंह खोला और हमें उसकी भनक लग गई तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पिताजी ने अपनी मौन स्वीकृति दी। तभी अचानक वो एक क्षण के लिए शांत हो गए। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, शायद मैं अपनी कैंची कमरे में भूल आया हूं। सुबह क्लिनिक में मुझे उसकी जरूरत होगी। वो पीछे मुड़े और वापस कमरे में दाखिल हो गए, जहां प्रसूता अपनी सोती हुई नवजात को डबडबाई आंखों से निहार रही थी। जैसे ही वृद्ध महिला की पीठ मेरे पिताजी की ओर हुई, उन्होंने रुपए लड़की को थमा दी। मेरे पास इस समय बस इतना ही है। जैसे मैंने तुम्हें समझाया है उसी तरह इस धन का उपयोग करना। उसने पूछा, डॉक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी है, परंतु सभी मुझे आर.एच. कहते हैं। साहसी बनो बेटी। गुड बाय एंड गुड लक। पिताजी वहां से वापस चल पड़े। वापसी की यात्रा भी पहले जैसी ही दुखद थी। अंततः वे भोर में घर पहुंच गए। वे बुरी तरह से थक चुके थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद ने अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह उनका मन अपने पहले मरीज और पहली कमाई के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। उन्हें अपनी कमजोरियों का ज्ञान था, अतः वो योग्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बारे में विचार करने लगे। बहरहाल धन की तात्कालिक कमी के कारण उन्हें अपना विचार कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। कुछ माह पश्चात उनका विवाह हो गया और उन्होंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट बनने के सपने को पत्नी के साथ साझा किया। समय तेजी से बीत रहा था। उनका महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानांतरण किया गया। इस बीच उनके 4 बच्चे हो गए। 42 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दंपत्ति ने आगे की पढ़ाई हेतु सावधानी पूर्वक पर्याप्त धन बचा लिया और पिताजी ने अपनी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। अतः वे परिवार को हुबली में छोड़कर एग्मोर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु चेन्नई चले गए और वहां गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन बनने का अपना सपना पूरा किया। वे अपने समय के दुर्लभ पुरुष गायनेकोलॉजिस्टों में से एक थे। वे वापस हुबली चले गए और कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। दीनहीनों के प्रति उनके सहृदयतापूर्ण व्यवहार एवं जिन लड़कियों व महिलाओं का उन्होंने इलाज किया था, उनके प्रति वास्तविक चिंता ने उन्हें एक डॉक्टर और शिक्षक दोनों रूपों में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। उनकी वही चिंता अपनी पुत्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनपसंद विषय चुनने की अनुमति प्रदान करने में प्रतिबिंबित हुई, जो कि उन दिनों दुर्लभ थी। पिताजी अनिश्चरवादी नास्तिक थे। वे अक्सर कहते थे, ईश्वर गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर में नहीं रहते। मैं उन्हें अपने समस्त मरीजों में देखता हूं। जब प्रसव के दौरान किसी स्त्री की मृत्यु होती है तो डॉक्टर के लिए वो एक रोगी की क्षति है, परंतु एक बच्चे हेतु वो जीवन पर्यंत माँ की क्षति है। मुझे बताइए, माँ का स्थान कौन ले सकता है? रिटायर होने के बावजूद सीखने के प्रति पिताजी की ललक कभी कम नहीं हुई और वे सदैव सक्रिय रहे। एक दिन किसी अन्य शहर में वे चिकित्सा सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां वे 30 वर्षीय एक महिला डॉक्टर से मिले। वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अनुभव के आधार पर मामलों को प्रस्तुत कर रही थी। पिताजी को उसका कार्य रोचक लगा था। वो प्रस्तुति के पश्चात उसे अपने मन की बात बताने लगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, आपका शोध उत्कृष्ट है। मैं आपके काम से अत्यंत प्रभावित हूं। उसने पिताजी को धन्यवाद दिया। तभी बाहर से किसी ने मेरे पिताजी को आवाज दी, आर.एच., हम लोग लंच करने हेतु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपको आने में अधिक समय लगेगा? डॉक्टर युवती ने पूछा। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर आर.एच. कुलकर्णी या आर.एच.
पल भर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या आप सन 1943 में चंदागढ़ में थे? हाँ। डॉक्टर, मैं यहाँ लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हूँ। क्या मैं आपसे उस गांव की अभी इसी समय संक्षिप्त यात्रा करने की प्रार्थना कर सकती हूँ? पिताजी उस आकस्मिक निमंत्रण के लिए तैयार नहीं थे। वो उन्हें अपने घर क्यों बुला रही थी? उन्होंने मामले को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर दिया, संभवतः किसी अन्य समय डॉक्टर। परंतु वो डॉक्टर युवती अपनी बात पर अड़ी रही। आपको अवश्य चलना होगा, प्लीज। इसे आप ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना समझे जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे पिताजी ने उसके रहस्यमय उत्तर से परेशान होकर पुनः इनकार कर दिया, परंतु वो उनके साथ बहस करती रही। उसकी आंखों में अपनत्व की चमक थी, इसलिए वो इतनी उतावली थी। अंततः उन्होंने हार मान ली और उनके साथ गांव के लिए चल पड़े। रास्ते में दोनों ने विचारों का आदान प्रदान किया और उसने अपने काम एवं उपलब्धियों का बड़ा जोशीला वर्णन किया। वे घर के निकट पहुंचे तो पिताजी ने महसूस किया कि उसका घर एक नर्सिंग होम था। वे सामने के दरवाजे से दाखिल हुए और सामने लिविंग रूम में एक अधेड़ महिला को खड़ी देखा। उनके आगे चल रही युवती ने कहा, माँ, ये डॉक्टर आरएच हैं। क्या आप इतने वर्षों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी? महिला ने आगे आकर अपना मस्तक पिताजी के चरणों में रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पैर महिला के आंसुओं से गीले हो गए। बड़ा विस्मयकारी दृश्य था। कौन थी ये स्त्रियां? पिताजी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तेजी से आगे की ओर झुके और महिला को कंधों से पकड़कर अपने हाथों से उठा लिया। डॉक्टर, संभवतः आपको मेरी याद नहीं, परंतु मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। अवश्य आपने अपनी पहली डिलीवरी मेरी ही कराई होगी। पिताजी अब भी उसे नहीं पहचान पाए। बहुत समय पूर्व आप महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की सीमा पर बस एक गांव में रहते थे। एक रात को मूसलधार वर्षा के दौरान आपने एक अविवाहित युवती से प्रसव में उसकी सहायता की थी। वो युवती मैं ही हूँ। कमरे में डिलीवरी टेबल नहीं था। आपने धान के गट्ठरों की तह लगाकर एक काम चलाऊ मेज तैयार की। कई घंटों बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। स्मृतियों की बिजली कौंधी और उस रात का प्रत्येक दृश्य पिताजी की आंखों के सामने सजीव हो उठा। उन्होंने कहा, सचमुच मैं तुम्हें पहचान गया। वो मध्य रात्रि थी और मैंने तुम्हें अपनी नवजात पुत्री के साथ पुणे जाने का सुझाव दिया था। मैं सोचता हूँ कि उस समय मैं भी तुम्हारी ही भांति भयभीत था। मेरे परिवार वालों ने डिलीवरी हेतु आपको 100 रुपए दिए थे। उन दिनों वो बहुत बड़ी राशि थी, तभी आप वो मुझे देकर चले गए। हाँ, मेरा मासिक वेतन उस समय बस 75 रुपए था। मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने अपना अंतिम नाम बताया था, परंतु वर्षा के शोर के कारण मैं ठीक से सुन नहीं सकी। आपकी सलाह मानते हुए मैं पुणे गई। आपके मित्र गोखले से मिली और नर्स बन गई। वो सब अत्यंत कठिन था, परंतु मैं अपनी बेटी को अपने दम पर पालने पोसने में सक्षम हो गई। मैं अपनी बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट बनाना चाहती थी। सौभाग्यवश उसने भी मेरा स्वप्न साझा किया। आज मेरी बेटी डॉक्टर है और एक डॉक्टर से ही उसका विवाह भी हुआ है। दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। एक बार मैंने आपको खोजने में महीनों लगाए, परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसके बाद हमने सुना कि सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद आप कर्नाटक चले गए। इस बीच गोखले की भी मृत्यु हो गई और आपको खोज पाने की सारी आशाएं समाप्त हो गई। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक बार मुझे आपसे मिला दें, ताकि सही समय पर मार्गदर्शन हेतु मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। पिताजी को महसूस हुआ मानो वो बॉलीवुड की किसी फिल्म के पात्र हैं और जीवन के अपरिचित रहस्यों से घिरे हुए हैं। कुछ करुण शब्दों एवं उत्साहवर्धन ने एक युवती की जिंदगी बदल दी। दोनों ने अपने हाथों को एक साथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, हम आपके अत्यंत आभारी हैं डॉक्टर साहब। मेरी बेटी अपने नर्सिंग होम के उद्घाटन हेतु आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहती थी।
परंतु उस समय आपसे संपर्क न हो पाने के कारण हमें बड़ी निराशा हुई। समय बीतने के साथ नर्सिंग होम अब बहुत अच्छा चल रहा है। पिताजी ने अपनी नम आंखें पोंछी और नर्सिंग होम का नाम जानने हेतु आसपास देखा। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर देखा तो स्वयं उनकी दृष्टि नामपट्ट पर पड़ी जिसमें लिखा था RH डायग्नोस्टिक।